बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स में से एक टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफार्मर्स। तो इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर्स के बारे में हर एक डिटेल जानेंगे, इसकी डेफिनेशंस, कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और इस तरह इसका वर्किंग मेथड और इनके टाइप्स और यूसेज, सारा कुछ हम जो है डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसफार्मर्स होते क्या है। तो ट्रांसफार्मर्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ होते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर्स का यूसेज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर जो ऐसी वोल्टेज होती है उसको कम करने में ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है, या स्टेबलाइजर्स के अंदर जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे जो है साउंड सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, बहुत सारी इक्विपमेंट्स में ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर्स बेसिकली वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होते हैं, और वोल्टेज के साथ साथ इसमें करंट भी कम या ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो करंट ऑटोमेटिकली कम होता है, इसको हम आगे समझेंगे। तो बेसिक इसका जो है ज़रूरत इस वजह से है कि ये अल्टरनेटिव वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ट्रांसफार्मर्स आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसफार्मर्स किस उसूल के तहत काम करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किस तरह देखें, म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास क्या होता था, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल होता था। प्राइमरी कॉइल में हम एसी वोल्टेज देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एसी की वजह से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता था और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते थे, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है। अच्छा, अब इसी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर्स काम करते हैं। इसमें भी हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम एसी को एज एन इनपुट देते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में भी हमें एसी मिलती है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल में हमें एसी मिलती है उसकी वोल्टेज या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। वो ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है कि वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन। इसको भी हम आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये किन किन पार्ट से मिलकर बनते हैं। तो हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर्स, इन ट्रांसफार्मर्स टू कॉइल्स आर वाउंडेड ऑन ए सिंगल कोर मेड अप ऑफ आयरन यूजुअली, एंड द कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स में हमारे पास क्या होते हैं, दो कॉइल्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि एक जो है कोर पे ये क्या करते हैं, मतलब वाउंड किए जाते हैं। एक कोर पे इनको जो है वाउंड किया जाता है। कोर यहाँ पे जो है यूजुअली आयरन का बना होता है, क्योंकि आयरन जो है एक ऐसा मेटल है जो अपना जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जल्द ही मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज भी होता है, क्योंकि एसी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो एसी के एक डायरेक्शन पे ये आयरन कोर जो होता है ये मैग्नेटाइज होता है और दूसरे डायरेक्शन पे ये डीमैग्नेटाइज होता है। तो आयरन का यूज़ करने का मकसद यही है कि ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आसानी से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स में यूजुअली आयरन कोर का यूज़ किया जाता है कि ये जो जिस चीज़ पे ये कॉइल्स वाउंड किए जाते हैं ये हमारे पास कोर कहलाता है। जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास कोर है, जिसमें ये दो कॉइल्स हमारे पास वाउंड किए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो दो कॉइल्स होते हैं ये आपस में जो है इंसुलेटेड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन एक कोर पे ये जो है वाउंड किए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू एसी पावर सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, ठीक है जी, एंड द वोल्टेज थ्रू इट is called primary voltage and the number of turns in primary coil is Np। यहाँ पे हमारे पास जो कॉइल एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम एसी इनपुट देते हैं, वो प्राइमरी कॉइल कहलाता है, और जो हमारे पास जो है आउटपुट हमें एसी वोल्टेज दे देता है उसे हम जो है सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर ये वाला हमारे पास, इसको हम जो है एज ए प्राइमरी कॉइल यूज़ करें तो ये सेकेंडरी कॉइल होगा, और इसको हम एसी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे ये हमें एसी वोल्टेज आउटपुट देगा, और इस केस में ये स्टेप डाउन बनेगा क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे
लो होगा। और अगर हम इसको रिवर्स में यूज़ करें, इसको प्राइमरी कॉइल मान ले, इसको हम AC वोल्टेज देंगे तो ये स्टेप अप बनेगा और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज होगी। इसको भी हम टायर्स में अच्छे से समझेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है, अब प्राइमरी कॉइल में लेट सपोज अगर ये प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, तो इसको हम जो वोल्टेज देते हैं वो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज होगा। और इस कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इनको हम NP से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और जो सेकेंडरी कॉइल होता है उससे हमें AC वोल्टेज एज एन आउटपुट मिलता है, जो कि कम होती है या ज़्यादा होती है, वो जो है ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है कि स्टेप अप ये या स्टेप डाउन है। अब जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आउटपुट हमें मिलती है उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। और सेकेंडरी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम NS से डिनोट करते हैं, जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन जो है मतलब किन किन पार्ट से मिलकर बना, मतलब दो कॉइल्स, एक आयरन कोर, और जो प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेजेस और नंबर ऑफ टर्न्स हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास वर्किंग के मतलब जो है ट्रांसफार्मर्स काम कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग क्या है वो समझ लेते हैं। As the primary coil is attached to is connected या attached to an AC source, therefore the magnetic field produced by primary coil changes in secondary coil and causes EMF to be induced in the secondary coil। अब आपको पता ये कि जो अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो करे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ भी हमारे पास एक कॉइल है जो कि कंडक्टर होता है। अब इसमें से हम अगर करंट को पास करेंगे तो फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनेगा इस कॉइल के। और अगर हम इसमें AC अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है AC की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो फिर AC की वजह से इसकी इस प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, उसमें भी चेंज आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, ये कॉइल B में से मैग्नेटिक फील्ड लांच पास होती हैं जिनकी तादाद कम या ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अब सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया है प्राइमरी कॉइल की वजह से, तो सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से EMF इंड्यूस होता है, जिसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह प्राइमरी कॉइल में AC इनपुट देने पर सेकेंडरी कॉइल में AC आउटपुट मिलता है हमें, और इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे AC इनपुट देते हैं और फिर हमें जो है ये अगर नंबर ऑफ टर्न्स में अगर फ़र्क है तो फिर वोल्टेज में भी फ़र्क आ जाएगा। मतलब अगर AC आप कम दोगे तो AC आपको ज़्यादा मिल जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, या आपको सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम होकर भी मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इसकी वर्किंग मेथड थी कि किस तरह काम करता है। उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं एक इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर्स के लिए यूज़ होता है वो ये है कि इन ट्रांसफार्मर्स द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होता है कि जो वोल्टेजेस होते हैं हमारे पास, एक सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज, एक प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज, इनका अगर आप रेशो लेंगे तो वो इक्वल होगा। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनका आप रेशो ले लें प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स होती है उनके रेशो के साथ। इनको इस तरह लिख सकते हैं, रेशो ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी। मतलब VS आवर VP, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल आवर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये इक्वेशन है, इसकी मदद से आप जो है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज या प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज या नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी कॉइल में फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज फाइंड आउट करें, अगर आपको प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज दिया गया हो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल दोनों में दिए गए हों, तो फिर आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे मांग रहा है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, तो आप वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल को उस साइड लेके इनके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो आपको जो है वैल्यूज पुट करने पर जो है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफार्मर्स के लिए, इनको आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन की मदद से अगर आपको कोई भी 3 टर्म्स दिए गए हैं तो चौथा टर्म्स आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। इसके एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए होंगे। अच्छा, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स के मतलब जो है, जिस तरह हमने कहा कि ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं वोल्टेज को या तो राइज करने के लिए या डाउन करने के लिए, मतलब वोल्टेज को या इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर्स
वोल्टेज को इंक्रीज़ करे, वोल्टेज को ज़्यादा करके हमें दे दे, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और जो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को डाउन करे, कम करे, उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास। तो इनकी मतलब ये ट्रांसफार्मर्स कैसे काम करते हैं, ये मतलब प्राइमरी स्टेप डाउन कौन सा होता है या स्टेप अप कौन सा होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने टॉपिक देना होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो है जगह नहीं बची थी तो मैंने टॉपिक नहीं दिया। आपने टॉपिक क्या देना होगा, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, उसके बाद स्टेप अप या स्टेप डाउन कोई सा अभी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टेप डाउन की डेफिनेशन लिखी गई है। स्टेप डाउन की डेफिनेशन आप टॉपिक क्या देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड हियर द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिखी गई है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जिसका आउटपुट वोल्टेज हमें कम होके मिले, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, अगर प्राइमरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, तो वो ट्रांसफार्मर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में अगर ज़्यादा हैं तो, और अगर मतलब सेकेंडरी कॉइल में कम है तो वो वोल्टेज को कम करेगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें कम मिलेगा और उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसी तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आप डेफिनेशन लिखे, उसमें क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमें ज़्यादा होकर मिलेगा, जिस तरह स्टेबलाइजर्स में होता है। तो जिस ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा होकर मिले वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा हों तो वो हमें जो है ऐसे जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होकर मिलेगा और उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आप टॉपिक क्या देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसी को रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन primary coil are smaller than the number of turns in secondary coil, then the transformer is called step up transformer and here the voltage output voltage increases। मतलब यहाँ पे डिक्रीज की जगह पे आप इंक्रीज लिखेंगे, स्टेप डाउन की जगह पे स्टेप अप लिखेंगे और ग्रेटर की जगह स्मॉलर लिखेंगे। इसका अपोजिट लिखेंगे तो वो स्टेप अप बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो ये दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब इसके बाद हमारे पास जो है यूसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट्स यहाँ तक आपके लिए काफ़ी हैं क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट यूसेस हैं जो है हमारे ट्रांसफार्मर डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स हमारे पास सबसे पहली बात तो कि ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है, ये तो हमने समझ लिया। जिस तरह स्टेबलाइजर्स और मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स के अंदर या साउंड सिस्टम टीवी के अंदर और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में ये यूज़ होता है। इसके अलावा एक और इसका मेन एंड इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पे होता है। जिस तरह पावर हाउसेस से जो हमारे घरों तक जो ऐसी वोल्टेज आ जाती है उसमें ये यूज़ होता है। शुरू में क्या किया जाता है कि बुक में जिस तरह मेंशन है वो इस तरह है कि जो पावर हाउसेस के अंदर जो वोल्टेज जो है लिया जाता है वो 11,000 का वोल्टेज लिया जाता है और फिर उसको हाई करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए हाई किया जाता है, जिसमें हमारे पास वोल्टेज हाई होके 5 लाख वोल्टेज तक आ जाता है। मतलब 11,000 वोल्ट से लेकर 5 लाख वोल्ट तक ये आ जाता है। तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है और फिर ये 5 लाख वोल्ट्स जो होते हैं वो मतलब हाई डिस्टेंसेस तक इसको लिया जाता है। मतलब हाई डिस्टेंस तक इस वोल्टेज को जो है ट्रांसमिट किया जाता है। अब यहाँ पे वोल्टेज हाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज को हाई करोगे तो फिर करंट की मैग्नीट्यूड कम होगी और अगर करंट कम होगा तो फिर पावर लॉस कम होगा। देखें, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस तक ऐसी वोल्टेज को ले जाएं तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा डिस्टेंस में वायर में रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस हो जाता है। जो है पावर लॉस को कम करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए वोल्टेज को हाई किया जाता है ट्रांसफार्मर के ज़रिए। अब जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और करंट डाउन होने की वजह से जो पावर लॉस होता है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी
जो है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में वो हमारे पास कहता था पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये एक इक्वेशन होती थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें करंट की मैग्नीट्यूड को कम करेंगे तो फिर पावर लॉस भी कम होगा, ठीक है जी। तो इस वजह से करंट की मैग्नीट्यूड कम होने पर पावर लॉस कम होता है, और करंट की मैग्नीट्यूड तभी कम होगी जब आप वोल्टेज को हाई करेंगे। तो इस तरह वोल्टेज को जो है ट्रांसफार्मर के ज़रिए हाई किया जाता है और फिर पावर लॉस को कम किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन इसमें रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।